उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे, फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे और वहाँ की जनता उनको खुले दिल से अपनाएगी, बाहें फैला करके अपनाएगी और इस देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। मैं यही कह रहा हूँ कि बांटने वालों की राजनीति खत्म होने जा रही है और जोड़ने वालों की राजनीति आगे बढ़ चुकी है। राहुल गांधी जी पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी सारे नेताओं को जोड़ रहे हैं कि फूलपुर से नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी की घबराहट ऐसी कि प्रधानमंत्री बने हैं अभी नहीं, अभी सिर्फ बात चली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपने बयानों में नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बताने लग गए हैं। बिहार की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति में लव कुश का एक बड़ा महत्व है। मिर्जापुर है, बनारस है और भी कई सीटें हैं जहां से अगर नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ते हैं तो एक बहुत बड़ा संदेश उस समाज को जाएगा। किसी ने सही कहा है, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बात निकली है 2024 की और सीएम नीतीश कुमार को बात निकली है 2024 में चुनाव लड़ेंगे वो उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा सीट को लेकर के। अब हम इस पर बात करेंगे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने अभी तक इसको लेकर के निर्णय नहीं लिया है। लेकिन बीते दिनों जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस बात को छेड़ा और कहा है कि कई जगहों से न्योता आया है कि 2024 में नीतीश कुमार चुनाव लड़ें। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राहुल जी, जो कि जेडीयू में सक्रिय राजनीति के तौर पर कर रहे हैं राजनीति, और साथ ही साथ तमाम चीज़ों को लेकर हम समझेंगे फूलपुर लोकसभा ही क्यों इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है सीएम नीतीश कुमार के लिए। और जो कई समीकरण हैं, क्या कुछ समीकरण बनेंगे वहाँ पर, क्यों वहाँ के लोग सीएम नीतीश कुमार को वोट करेंगे, क्या मोदी फैक्टर अहम रहेगा वहाँ पर या फिर नीतीश फैक्टर रहेगा वहाँ अहम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में राहुल जी। और ये बताइए कि जो अभी हमने बात जिस तरीके से कहा कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, बात अब 2024 को लेकर के होने लगी है, बात फूलपुर लोकसभा सीट को लेकर के होने लगी है, बात नीतीश कुमार की हो रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, दो तीन बातों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। बात 2024 की हो रही है जी, बात फूलपुर की हो रही है जी, बात उत्तर प्रदेश की हो रही है जी। उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे बड़ा गढ़ है आज की तारीख में। 2024 के लिए भी वो सबसे बड़ा गढ़ उनकी नज़र में होगा। फूलपुर का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, वहाँ से अभी तक 2 प्रधानमंत्री मिल चुके हैं, बिल्कुल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और बीपी सिंह जी। दोनों ने इतिहास में अपना बड़ा नाम दर्ज किया है। और तीसरा प्रधानमंत्री फूलपुर से नीतीश कुमार जी के रूप में इस देश को मिलने जा रहा है, बिल्कुल मिलने जा रहा है। और ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, सिर्फ बतकही की बात नहीं है। आप सिर्फ ये चर्चा भर से कि फूलपुर से नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ सकते हैं, बीजेपी की घबराहट ऐसी कि प्रधानमंत्री बने हैं अभी नहीं, अभी सिर्फ बात चली है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपने बयानों में नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बताने लग गए हैं। कितना प्रेशर है सो आप समझिए। संजय जायसवाल जी का बयान आ गया है जी, उसमें वो प्रधानमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं। आप समझिए कि क्या घबराहट है। बिल्कुल, फूलपुर सिर्फ एक सांकेतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे यूपी की लड़ाई को एक अलग तरीके से देखने की है। अभी यूपी के अंदर क्या हो रहा है, केशव मौर्य जी हैं जी, कुछ समाज से आते हैं जी, उनका 2017 में बड़ा इस्तेमाल हुआ, बीजेपी ने उनका बड़ा इस्तेमाल किया और उनको साइडलाइन कर दिया जी। और वहाँ पर एक नया समीकरण बना और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनाए गए। फिर केशव मौर्य जी को जानबूझ करके बीजेपी ने हराया। मैं ये बात कह रहा हूँ कि जानबूझ करके हराया ताकि कल वो एक राजनीतिक चुनौती नहीं बन सके। दूसरी बात कि अनुप्रिया पटेल जी वहाँ पर बीजेपी के साथ हैं। आपने देखा होगा कि पिछले साल जो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके ठीक पहले उनको मंत्री बनाया गया केंद्र में। मतलब जब 2019 में जब वो चुनाव जीती तब उनको मंत्री बनने लायक नहीं समझा गया, लेकिन जैसे ही वो चुनाव यूपी का 2022 का जब वो चुनाव आता है तो उनको ठीक उसके पहले उनको मंत्री बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति में लव कुश का एक बड़ा महत्व है। लव कुश फैक्टर बहुत महत्व है। आप यूपी के अंदर देखेंगे कि 2009 के चुनाव में बेनी प्रसाद वर्मा कांग्रेस में चले गए थे, वो 9 सांसद उनके जीते हुए थे 2004 में। जैसे ही बेनी वर्मा जाते हैं कांग्रेस में, वो 21 सीट जीत जाते हैं। आप कांग्रेस वहाँ एक छोटी पार्टी थी और वो टक्कर में आ जाते हैं, और इस तरह से टक्कर में आ जाते हैं कि चारों पार्टियों को 18 से 21 और 22 सीट
के वो पे आते हैं और इनको 21 सीट आती है। बिल्कुल। आप समझ सकते हैं कि कुर्मी वोट वहाँ कितना महत्वपूर्ण है। केशव मौर्य ने दिखाया कि कितना महत्वपूर्ण है। केशव मौर्य वहाँ कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराओ जी। बिहार में हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ज़मीन खिसक गई है। उनको इस बात का डर है कि अगर नीतीश कुमार यूपी के अंदर किसी भी सीट से, जो 24-25 सीट ऐसी हैं वहाँ पे, मिर्ज़ापुर है, बनारस है, और भी कई सीटें हैं जहाँ से अगर नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ते हैं तो एक बहुत बड़ा संदेश उस समाज को जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार की, तो उत्तर प्रदेश बिहार में दोनों जातिगत को लेकर के राजनीति होती है। अगर हम फूलपुर लोकसभा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जाति में पटेल हैं, पटेल के बाद यादव आता है, उसके बाद मुसलमान आता है, उसके बाद ब्राह्मण आता है। फैक्टर यादव और पटेल ही रहा है, और लगातार कई बार से अगर हम देखें तो पटेल ही निर्णायक भूमिका में रहा है। और साथ ही साथ सपा भी वहाँ से कई बार चुनाव जीती, इससे पहले कांग्रेस जीती, गाय बगाहे बसपा भी वहाँ से जीतती रही है। इस बार सीएम नीतीश कुमार को अगर वहाँ पर प्रोजेक्ट किया जाता है चुनाव लड़ने के लिए, क्या अखिलेश यादव साथ आएंगे, साथ देंगे, एक सीट कुर्बानी करेंगे? देखिए, सीट कुर्बानी करने का मसला नहीं है, मसला 2024 का है। 2024 में हम लोग का प्रयास है कि पूरे देश में एक संयुक्त लड़ाई हो, बीजेपी बनाम संयुक्त लड़ाई हो, और हमारा मोर्चा पहला मोर्चा हो। हम तीसरे मोर्चे की कोई बात नहीं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जाएंगे और सपा मदद करेगी या नहीं करेगी। अभी पिछले दिनों जब दिल्ली की यात्रा पर हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे तो आपने देखा होगा कि वहाँ राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश जी, मुलायम जी और भी कई पार्टियों के नेताओं से बातचीत हुई थी। अभी 1.5 साल का समय है। हमारी पूरी कोशिश है कि बीजेपी को इस तरह से बांधा जाए कि उनको 50 और 100 सीट के लिए भी संघर्ष करना पड़े, और इसमें लव कुश का समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस देश की राजनीति में जो योगदान लव और कुश समीकरण का है, उसका लाभ अभी तक उनको नहीं मिला है। अभी तक उनको ठगने का काम किया गया है। अभी एक तरह से कहें कि बड़े बेल्ट में, चाहे वो राजस्थान की बात करें, गुर्जर समाज है, वहाँ पे कृषक जातियाँ हैं, हरियाणा में कृषक जातियाँ हैं, यूपी में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं। इन सभी जगहों पर अगर आप एनालिसिस करते हैं, अगर महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तो लव और कुश की जो जातियाँ हैं, बिल्कुल अलग अलग कृषक जातियां हैं, इन सब का बड़ा झुकाव बीजेपी की तरफ है। और नीतीश कुमार वहाँ एक बड़ा फैक्टर बन करके उभरे हैं। और नीतीश कुमार जी ने अगर ये फैसला कर लिया कि यूपी के अंदर हम जा करके लड़ेंगे चुनाव, चाहे वो फूलपुर हो, जौनपुर हो, या कोई भी एक सीट पर अगर वो तय कर लेते हैं कि उनको लड़ना है, निश्चित तौर पर, और अभी ही जैसे ही चर्चा निकली है, हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे जातिगत संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, उनके तरफ से मैसेज आ रहा है कि आप आगे बढ़िए, हम सब लोग साथ हैं। मध्य प्रदेश से भी खबरें आ रही हैं, छत्तीसगढ़ से भी आ रही हैं, राजस्थान से भी आ रही हैं। क्या आप समझते हैं कि इन सब चीज़ों का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? बीजेपी की ज़मीन खिसक चुकी है, और अगर कुछ भी नहीं है, चलिए कोई मायना नहीं है इनका कि नीतीश कुमार जी वहाँ चुनाव लड़ेंगे, तो बीजेपी इतनी घबराई हुई क्यों है? क्यों सीमांचल में आकर के फिर से कैराना वाला माहौल बनाने की कोशिश हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं? हम लोग तो भाई सौहार्द और समेकित विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं। हम फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, जोड़ने वाली राजनीति करेंगे, और उनका इतिहास रहा है 2013 से और पहले भी कि हमेशा वो डिवाइड करते हैं, वो बांटने वाली राजनीति करते हैं। और हमारे नीतीश जी का ये अनुभव रहा है। आप बीजेपी के साथ इनका 17 साल का अनुभव है राज्य में, उसके पहले केंद्र में ये केंद्रीय मंत्री रहे हैं, रेल मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं। इनका एक लंबा अनुभव है बीजेपी के साथ करने का, काम करने का। लेकिन जो बात मैं जिस तरफ इशारा करना चाहता हूँ उसको आप समझिए कि नीतीश कुमार जी अपनी शर्तों पर राजनीति करते रहे हैं। यहाँ पर वंचित समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए बिना किसी भेदभाव के जितनी योजनाएं लागू की जा सकती हैं, एक सेकुलर कहने वाली गवर्नमेंट के लिए भी वो आसान नहीं था, जिस काम को नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया। इसको समझिए। अभी एक आज की एक खबर है, अब कई अखबारों के पहले पन्ने पर है, नीतीश कुमार जी वंचित समाज के लिए बहुत आगे चल करके काम करते हैं। बिहार के अंदर जातिगत जनगणना की बात वो कर रहे हैं, उसका प्रोसेस शुरू होने वाला है। यहाँ अभी जो नगर पंचायत और नगर परिषद का जो चुनाव है, जिसमें अति पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया गया है, उसके खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब वो हाई कोर्ट को कहा गया है कि भाई 4 से 5 दिन के अंदर सुनिए। अगर वो फैसला खिलाफ में आता है और बीजेपी की सरकार, जो केंद्र की सरकार है, वो इसको नहीं मानती है, जो नीतीश कुमार जी मानने के लिए तैयार हैं, किस चीज़ को? वो है ट्रिपल टेस्ट।
ट्रिपल टेस्ट के बगैर आप अति पिछड़ों और पिछड़ों को आरक्षण नहीं दे सकते हैं, ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो ट्रिपल टेस्ट आएगा कैसे? बिना जातिगत जनगणना किए क्या ट्रिपल टेस्ट आएगा? और ट्रिपल टेस्ट नहीं होगा, जातिगत जनगणना नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि आप पिछड़ों और अति पिछड़ों को आरक्षण जो मिलता है पंचायतों में, जो नगर परिषद में जो आरक्षण मिलता है वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब जो नीतीश कुमार जी ने एक प्रयास किया है इस बिहार के अंदर पिछले 20 सालों में कि जो अति पिछड़े समाज के लोगों को मुख्य धारा में राजनीति में ला करके उनके अंदर राजनैतिक और सामाजिक और आर्थिक चेतना लाएं, उसके खिलाफ है ये बीजेपी की सरकार। देखिए, फूलपुर की अगर बात करें तो अभी केसरी देवी पटेल वहाँ से सांसद हैं, विधायक प्रवीण पटेल है, अनुप्रिया पटेल का भी लगभग वहाँ पे पकड़ बना हो, तो पटेल समाज का ही वहाँ पे लगभग जो कि भाजपा कोटे से सब है। और अगर बात करें 2024 की तो केसरी देवी पटेल मतलब अब बूढ़ी हो गई है, उम्र हो गया उनका, उनके बेटे को कहा जा रहा है कि 2024 से भाजपा प्रोजेक्ट करेगी। तो ऐसे में नीतीश कुमार वहाँ पर फिट बैठेंगे और नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उसका कितना फैक्टर रहेगा वहाँ पर? देखिए, सवाल केसरी जी का नहीं है, सवाल बीजेपी के जो जीते हुए सांसद हैं उसका नहीं है। वहाँ की जनता इस देश को नया नेतृत्व देने के लिए चुनाव करेगी। आप सर्वे करा लीजिए, एक सामान्य उम्मीदवार और एक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर सामान्य उम्मीदवार जो बीजेपी का अभी है उसका बनाम नीतीश कुमार जी का, मैं कह रहा हूं कि अनुप्रिया पटेल जी का कोई फैक्टर ही नहीं है यूपी के अंदर। जैसे ही नीतीश कुमार जी चुनाव वहां लड़ेंगे, इस देश के अंदर ये तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार जी अगले प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। और जब उनको ये तय करना पड़ेगा, लवकुश समाज को जब ये तय करना होगा कि किसको चुनना है, तो प्रधानमंत्री चुनने का काम करेगा। बिल्कुल। और जैसे ही ये चीज़ें होंगी, बीजेपी की घबराहट की वजह क्या है? मैंने आपको 2009 का कांग्रेस का किस्सा जो सुनाया है, वही फैक्टर 2014 में बीजेपी के लिए रहा है। अनुप्रिया पटेल जी हों या केशव मौर्य जी हों, इन सब का लाभ बीजेपी ने उठाया और उनको कचड़े में फेंकने का काम किया है। यहीं बिहार में आज की खबर है, कल एक पोस्टर बीजेपी ने जारी किया, सम्राट चौधरी को उन्होंने उस पोस्टर से आउट कर दिया। विजय कुमार सिन्हा उस पोस्टर में हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, उनका नाम है, फोटो है, लेकिन सम्राट चौधरी जी का गायब है। क्यों? क्या उनको अब हाशिए पर फेंक देना है? क्या उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इसलिए देखा गया कि ये चढ़ बढ़ करके नीतीश जी को या कुशवाहा जी को टारगेट कर सकते हैं? इनका काम है कि किसी को आगे बढ़ाओ, उसका इस्तेमाल करो और उसको डस्टबिन में डाल दो। इनकी पूरी पॉलिटिक्स, इनकी सारी नीतियाँ, बीजेपी की सारी नीतियाँ ओबीसी के खिलाफ हैं। आप नौकरियों की बात कर लीजिए, पिछले 8 साल में सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरियाँ मिली हैं, तमाम नौकरियां खत्म हो रही हैं, चाहे वो सीएसएफ की बात हो, चाहे जिसकी भी बात हो, लेकिन बिहार के अंदर लगातार नौकरियां मिल रही हैं। आज 4000 से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है राजस्व कर्मचारी को, और उसमें आरक्षण का सारा रोस्टर लागू किया गया है। आज एक नोटिफिकेशन निकला है कि 8000 के लगभग सीट जो है 7800 पोस्ट निकला है सिविल कोर्ट के अंदर, उसके अंदर आरक्षण के सारे रोस्टर्स लागू हैं। बिहार लाखों नौकरियां देने जा रहा है और उसमें समाज के हर वर्ग को बराबर का प्रतिनिधित्व मिलेगा। और नीतीश कुमार जी यहीं रुकने और थकने वाले नहीं हैं, ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, फूलपुर से सांसद बनेंगे, और उसका एक बड़ा संदेश न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और बिहार में जाएगा। और लव कुश का जो बड़ा समीकरण इस देश के अंदर जो बीजेपी उसका फ़ायदा अभी तक उठा करके डस्टबिन में फेंकने का काम किया, उसको एक करारा जवाब मिलेगा और सीधा जवाब मिलेगा। बिल्कुल राहुल जी, आपने तमाम बातें कही, लेकिन एक और बात जो है जो गौर करने वाला है, फूलपुर के लोग ये गौर करें कि बाहरी और अपना, नीतीश कुमार जी तो बिहार से हैं, कहेंगे कि अपना आदमी है नहीं, कहाँ पटना इनको खोजने जाएंगे, ये भी बात तो लोगों के मन में, जहन में आ सकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात से हैं जी, और वो बनारस से चुनाव लड़ते हैं, क्या वो बाहरी नहीं है? बाहरी का तर्क सिर्फ नीतीश जी के लिए। जब आपके पूरे वोट बैंक, जब आप ठगने का काम करते हैं तब आप बाहरी नहीं होते हैं, तब आप अघोषित तौर पर सब एक बड़े वर्ग के लिए काम करते हैं और बहुत बड़े वर्ग को आप ठग लेते हैं, पिछड़ा बोल करके, अति पिछड़ा बोल करके, तब आप बाहरी नहीं कहलाते हैं। और नीतीश जी सामाजिक न्याय के लिए, समेकित विकास के लिए, सौहार्दपूर्ण विकास के लिए उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे, फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, और वहाँ की जनता उनको खुले दिल से अपनाएगी, बाहें फैला करके अपनाएगी और इस देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। मैं यही कह रहा हूँ कि बांटने वालों की राजनीति खत्म होने जा रही है और जोड़ने वालों की राजनीति आगे बढ़ चुकी है। राहुल गांधी जी पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी सारे नेताओं को जोड़ रहे हैं। आपको एक नया
इस देश में 24 के अंदर दिखाई पड़ेगा और बीजेपी को हम लोग 100 सीट से नीचे में समेट देंगे। ये फूलपुर का ये संदेश होगा, आप इसे देख लीजिएगा। बिल्कुल, तो साफ तौर पे देखिए राहुल जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, जिन्होंने तमाम सवालों का मुखर करके जवाब दिया है और कह दिया है कि 2024 से फूलपुर से सीएम नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी होंगे। जिस तरीके से लगातार देखिए एक बात शुरू हो गई है, हमने जैसे आपको बताया कि बात तो शुरू हुई तो अब तो पूरा अंतिम तक जाएगी। अब देखना है कि क्या कुछ होता है, क्या कुछ पूरा ढंग से राजनीति और गर्माती है। 24 आने में अभी भले ही लेट है, लेकिन अभी से बिहार की राजनीति हो या देश भर की राजनीति हो, गर्माती नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।